Let's welcome all of you on your channel NAP Education. Okay. आज फिर हम लोग अब बात करते हैं चैप्टर 17 जो था लोकोमोशन एंड मूवमेंट वो कंप्लीट हो गया और आज हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 18 जो कि न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। ठीक है, तो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को शुरू करेंगे और जैसे आपको पता है यहाँ पे हम लोग एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन एक भी वर्ड को नहीं छोड़ के एक एक वर्ड का एक्सप्लेनेशन लेते हैं, कंसेप्ट लेते हैं, लेकिन एनसीईआरटी को बेस बना के। ठीक है, चलिए जिस तरह से पहले सबसे फर्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट द क्विज जो आपको कम्युनिटी में क्वेश्चन देते हैं। वैसे ये कम्युनिटी में एक या दो क्वेश्चन आते रहता है, उसको आप सॉल्व करते हैं, लेकिन साथ में ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो यू कैन विजिट टू द nepeducation.com। nepeducation.com पे विजिट कीजिए, वहां पे आपको पूरे क्वेश्चन जैसे अब न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं तो उसका भी आपको पूरा चैप्टर का क्वेश्चन जो पहले का पूछा हुआ जितना भी क्वेश्चन है वो आ जाएगा। साथ में कुछ प्रोबेबल क्वेश्चन भी होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब भी होता है प्रैक्टिस करने के लिए। एक बार में आपको 20 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाइएगा उतना बार फिर आपको नया क्वेश्चन कुछ पुराने क्वेश्चन को कलेक्शन मिलते जाएगा। ठीक है, सो सेम क्विज को भी अगर बार बार करते हैं तो ज्यादा क्वेश्चन मिलता है। चलिए, ये जिस दिन वीडियो बना रहे हैं उस दिन तक 28 स्टूडेंट आंसर किए। क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग मस्कुलर डिसऑर्डर इज इनहेरिटेटेड, यानी कौन सा है, ये नीट 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो कौन सा ये जो नीचे का दिया हुआ है कौन सा डिजीज है, मस्कुलर डिसऑर्डर है ये सभी, इस मस्कुलर डिसऑर्डर में कौन सा है जो कि इनहेरिटेटेड होता है, कहने का मतलब जेनेटिकली आता है। जो कि हम लोग डिसऑर्डर इससे पहले पढ़ा चुके, उसी में बात किए थे। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ये इनहेरिटेटेड होता है, ये हेरिडिटी होता है। ठीक है, जिसमें 46% स्टूडेंट दिए हैं, बहुत ही कम है, 50% भी नहीं हो पाया, कहने का मतलब 28 में 14 से भी कम। माइस्थीनिया ग्रेविस ये बताए थे, ये ऑटो इम्यून सिस्टम के कारण न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में ये प्रॉब्लम आता है। बोटुलिज्म ये बोटुलिज्म है, दिस इज द बिकॉज ऑफ द बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया से आता है। और टिटैनी ये लो कैल्शियम लेवल के कारण आता है। ये क्लियर, इसीलिए राइट आंसर जो है वो है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जो कि हम लोग डिसऑर्डर जो लास्ट वीडियो हम लोग देखे हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट का, उसमें डिसऑर्डर में एक्सप्लेन किए थे। और ये डिजीज आपको एक बोटुलिज्म छोड़ के ये सभी वहां पे है, और सभी डिसऑर्डर एनसीईआरटी में भी है, उसको हम लोग डिस्कस किए। ठीक है, चलिए जो भी है, अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक के तरफ। आज का जो हम लोग का टॉपिक है बताए न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हुए आगे बढ़ते हैं। ये चैप्टर 18 है, चैप्टर 18। ओके, इसमें न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, होता क्या है, जो भी लिविंग थिंग्स होता है ना, लिविंग बींग्स जो भी है, उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक है क्या, ये इरिटेशन, मतलब किसी भी चीज को हम लोग रिस्पॉन्स करते हैं, अपने सराउंडिंग में कोई भी चेंजेस आता है किसी भी टाइप का तो उसको हम लोग रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, और जो चेंजेस इन आवर सराउंडिंग्स होता है उसको ऑल टुगेदर हम लोग कहते हैं स्टूमली, उसको कहते हैं सिंगुलर होता है स्टूमलस, और वो है स्टूमली वॉट एवर द चेंजेस इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, अब इसको जो हम लोग रिस्पॉन्स करते हैं वो टू वेज में करते हैं, दो तरह से हम लोग रिस्पॉन्स कर सकते हैं। कौन कौन कहता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जब रिस्पॉन्स करता है तो वो दो तरह से कर सकता है। कौन कौन, दो हम लोग पास कोऑर्डिनेशन होता है, एक है केमिकल कोऑर्डिनेशन
केमिकल कोऑर्डिनेशन, और एक होता है हम लोग में कि वो होता है न्यूरल कोऑर्डिनेशन। ये दो टाइप का हम लोग कोऑर्डिनेशन करते हैं, एक केमिकल कोऑर्डिनेशन और एक करते हैं दैट इज द वर्ड न्यूरल कोऑर्डिनेशन। ठीक है, अब ये दो कोऑर्डिनेशन क्या कैसे होता है, तो होता क्या, जैसे कुछ चीज है जिसको हम लोग केमिकल सीक्रेट करके रिस्पॉन्स करते हैं। वैसे गुड एग्जांपल है इन आवर फ्रंट, इफ योर डिलीशियस फूड, जो फूड आपको बहुत ही ज्यादा पसंद हो वह आ जाए तो क्या होता है, वी आर गेटिंग द वाटर इन माउथ। या कुछ चीज ऐसा भी है जिसको देखने का भी जरूरत नहीं है, अगर हम लोग सुन भी लेते हैं तो भी आपके क्या होता है, वाटर इन द माउथ आ जाता है। बोलना पड़ेगा नहीं, क्या आ गया, इमली है, अचार है, ये सब ऐसा चीज है जो आती मेरे भी मुंह में आ गया है, नहीं, ठीक है। तो वाटर इन द माउथ आ जाता है, तो ये क्या है, जो सैलिवरी ग्लैंड सीक्रेट द सलीवा, ये केमिकल सीक्रेट करके हम लोग रिस्पॉन्स करते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो इसको कहा जाता है केमिकल कोऑर्डिनेशन। ये तो एक जो बाहर से हम लोग फील कर लेते हैं, अंदर भी बहुत सारा है। जैसे अगर आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा तो क्या होता है, पैनक्रियाज का जो इंडोक्राइन टिश्यू है दैट यूज टू सीक्रेट व्हाट, इंसुलिन, इंसुलिन सेक्रेट कर देगा। तो वो जो चेंजेस आया आपके बॉडी के भीतर, राइट, क्योंकि एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों साइड में हम लोग को होम्योस्टैसिस मेंटेन करना है, इंटरनल एनवायरमेंट और एक्सटर्नल एनवायरमेंट के बीच में। जैसे अभी विंटर सीजन चल रहा है तो वी आर वेयरिंग द वार्म क्लॉथ, आपके बॉडी से हीट एक्सचेंज को हम लोग रोक रहे हैं। ठीक है, तो हीट एक्सचेंज को रोकने के लिए हम लोग वार्म क्लॉथ लगा रहे हैं। तो अगर नहीं लगा तो क्या होगा, तो देयर इज द वर्ड सेवरिंग विल बी गोइंग ऑन, सेवरिंग होगा, क्योंकि वहां पे क्या होगा, सेवरिंग होने से आपका सेल एक्टिव होगा, ज्यादा एनर्जी लगेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा और आपके कोर बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए वो होता है। तो इसको हम लोग कहते हैं होम्योस्टैसिस। ठीक है, ऐसा बहुत सारा है जो कि इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरमेंट में हम लोग हमेशा, जैसे आपको समर में स्वेटिंग हो जाता है तो स्वेटिंग होता है आपके बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए, इज नॉट। तो इसको कहते हैं क्या, तो ये केमिकल कोऑर्डिनेशन, जब केमिकल कोई सीक्रेट करके करता है रिस्पॉन्स, वो केमिकल कोऑर्डिनेशन है, जो कि दोनों में, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में यानी ऑर्गेन्स में होता है। एक होता है न्यूरल कोऑर्डिनेशन, ये बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द नर्वस सिस्टम, या कहिए न्यूरॉन, नर्वस सिस्टम का या न्यूरॉन नर्व सेल का इन्वॉल्वमेंट में होता है ये। और इसका जो रिस्पॉन्स होता है वो वेरी फास्ट रिस्पॉन्स होता है, बहुत ही फास्ट रिस्पॉन्स होता है। जैसे अगर आवर हैंड गोज टू एनी हॉट ऑब्जेक्ट, जस्ट वी रिस्पॉन्स इट। अगर आपको कोई कुछ बोलता है तो अगर आपको आता है या नहीं आता है, दोनों कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं, राइट। तो ये एक न्यूरॉन कंट्रोल करता है, इसको हम लोग कहते हैं न्यूरल कोऑर्डिनेशन, राइट। और यहाँ पे जो इस चैप्टर में केमिकल कोऑर्डिनेशन भी हम लोग को पढ़ना है, लेकिन ये जो चैप्टर 18 है इसमें हम लोग को पढ़ना है दैट इज द व्हाट, न्यूरल कोऑर्डिनेशन को। तो यहाँ पे हम लोग न्यूरल कोऑर्डिनेशन को लेके चलेंगे, जो कि रिस्पॉन्स करता है हम लोग का क्या, इन्वॉल्वमेंट होता है बाय द नर्वस सिस्टम। इन्वॉल्वमेंट है किसका, नर्वस सिस्टम का। ठीक है, ये नर्वस सिस्टम हम लोग इसको फंडामेंटली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को कहा जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और एक को हम लोग लेते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, इसको हम लोग पीएनएस कहते हैं, पीएनएस। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बोलते हैं सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। फंडामेंटली हम लोग अपने नर्वस सिस्टम को ये दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। एनिमल के केस में ये जो नर्वस सिस्टम स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट होता है कहां से, तो दिस यूज टू स्टार्ट फ्रॉम द फाइलम सिलेंट्रेटा। किस फाइलम से स्टार्ट होता है, सिलेंट्रेटा से, एकदम सिंपल फॉर्म में, नर्व नेट के फॉर्म में फाइलम सिलेंट्रेटा से स्टार्ट हो जाता है हम लोग का
नर्वस कोऑर्डिनेशन, नर्व नेट के फॉर्म में। यहाँ पे ब्रेन नहीं होता है, गैंग्लिया नहीं होता है, लेकिन आगे जब जाते जाते तो गैंग्लियन भी बढ़ता जाता है, ब्रेन भी डेवलप होता है, लेकिन स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम द फाइलम स्लेंडरेटा। ठीक है, इसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगा, कॉम्प्लेक्स होते जाएगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हम लोग का दो चीज का बनता है, एक है ब्रेन और एक है स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और दूसरा है क्या, स्पाइनल कॉर्ड। ये ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड मिलकर बनाता है सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है, इसमें अगर बात करेंगे हम लोग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, तो ये नर्व्स एंड सेंस ऑर्गन का बनता है। नर्व्स एंड सेंस ऑर्गन का। ठीक है, अब जितना भी नर्व्स है अगर उसका बात करेंगे, फंडामेंटली क्या होता है, ये ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को सेंट्रल नर्वस सिस्टम लोग कहते हैं, ये सेंटर में होता है। ये पूरे बॉडी पार्ट से नर्व इंपल्स को रिसीव करता है और फिर वहीं से रेगुलेटरी नर्व इंपल्स को सभी ऑर्गन में जहां पठाना है वहां पे भेज भी देता है। ठीक है, वहां पे भेजेगा और वहां पे वह उसका जो फंक्शन है उस तरह से फंक्शन करता है। वह रेगुलेटरी इंपल्स होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो निकलता है वह रेगुलेटरी होता है। रेगुलेटरी का मतलब है कोई ना कोई एक्शन करेगा वो। ठीक है, सीएनएस जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है, ये श्योर है हम लोग जो भी सेंस गेन कर रहे हैं वह सभी सेंस सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ही गेन करते हैं। लेकिन जैसे कहिएगा कैसे, आई, आई से आप जो भी देखते हैं, ठीक है, आई इमेज क्रिएट करता है, सब कुछ करता है, लेकिन सेंस ऑफ द विजन हम लोग को ब्रेन देता है। नहीं तो अगर ब्रेन कोमा में चल जाए या कहिए कोई डेड पर्सन है, उसके आई को जब खोलेगा तो उसके रेटिना पे इमेज फॉर्मेशन तो होता है, नहीं होने का बात नहीं है, लेकिन वह नर्व इंपल्स आगे नहीं जाएगा, ब्रेन में सेंस ऑफ द विजन नहीं आएगा। लेकिन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम सेंस वही देता है। हम जो अभी बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, वो आपको सेंस जो है वो ब्रेन ही दे रहा है। ईयर से होते हुए वह मैसेज नर्व इंपल्स आपके ब्रेन में जाता है। आफ्टर दैट यू आर इंटरप्रेटिंग क्या हम बोल रहे हैं। ओके, लेकिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम डायरेक्टली कोई भी मैसेज आउटसाइड यानी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से किसी भी टाइप से वो डायरेक्ट रिसीव नहीं करता है। जैसे अगर किसी को स्कल खोपड़ी को खोल दे और खोपड़ी को खोलने के बाद जो रीजन है जहां पे विजन का एरिया है वहां पे आप लाइट दीजिएगा तो उसको सेंस ऑफ द विजन आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो डायरेक्टली सेंट्रल नर्वस सिस्टम कुछ भी नहीं रिसीव करता है, लेकिन वह नर्व के इंपल्स के फॉर्म में रिसीव करता है और उसके बाद रेगुलेटरी नर्व को वह पीएनएस का हेल्प से जहां भेजना वहां भेजता है। इसीलिए ये पीएनएस को जो होता है यानी ये नर्व्स को जो है उसको हम लोग दो टाइप में डिवाइड करते हैं। एक कहा जाता है एफरेंट, एफरेंट नर्व्स, और एक होता है इफरेंट नर्व्स, इफरेंट नर्व्स। एफरेंट नर्व्स का मतलब हो गया जैसे ये सीएनएस है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड, तो इफ द एनी मैसेज कोई भी नर्व इंपल्स अगर ये कैरी होता है कहीं से आ रहा है तो ये एफरेंट ला रहा है। यस, जो भी नर्व इंपल्स कैरी करेगा टुवर्ड्स द सीएनएस इसको हम लोग कहते हैं एफरेंट नर्व्स। अब सीएनएस में जब फीडबैक आया, यहाँ पे प्रोसेसिंग होगा, क्या करना है उसके हिसाब से, फिर सीएनएस क्या करेगा, उसी को रेगुलेटरी क्या एक्शन लेना है वह रेगुलेटरी नर्व इंपल्स फिर दूसरे नर्व से, यही नर्व्स अपोजिट डायरेक्शन में मैसेज नहीं ले जा सकता है। ठीक है, जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, ये सीएनएस से अवे लेके जा रहा है, वह है रेगुलेटरी नर्व इंपल्स, और ये जो रेगुलेटरी नर्व इंपल्स है ये सीएनएस से अवे लेके जाता है, इसको हम लोग कहते हैं इफरेंट नर्व्स। कहने का मतलब ये है इफरेंट जो कि अवे लेके जा रहा है, सीएनएस से दूर लेके जा रहा है, और जो टुवर्ड्स द सीएनएस ला रहा है उसको हम लोग कहते हैं एफरेंट। ठीक है, तो इस तरह से उसके जो डायरेक्शन है, किस डायरेक्शन में वह नर्व इंपल्स कैरी कर रहा है, उस डायरेक्शन के हिसाब से हम लोग एफरेंट और इफरेंट नर्व्स लेते हैं। तो जो भी नर्व इंपल्स टुवर्ड्स द
सीएनएस लेके जाएगा। जैसे हम लोग के आई में इमेज बनता है, वो इमेज ऑप्टिक नर्व्स लेके क्या कर रहा है, वो लेके जा रहा है टुवर्ड्स द सीएनएस, राइट। तो वो आ जाता है अंडर द एफरेंट नर्व्स में, और जो सीएनएस से दूर ले जाएगा वो सभी आ जाएगा अंडर द विच वन, इफरेंट। ठीक है, आई थिंक एफरेंट और इफरेंट का क्लियर है। इसी में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, एक और सिस्टम हम लोग में होता है, वह है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। कौन सा? ऑटोनॉमिक। ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, सेल्फ ऑपरेटिंग होता है। और इट इज द, ये दो इसमें है, एक सिंपैथेटिक, एक कहते हैं हम लोग सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और एक कहते हैं हम लोग पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। एक है सिंपैथेटिक और दूसरा है पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये दो तरह का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होता है, एक सिंपैथेटिक और दूसरा है क्या, पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, एक सिंपैथेटिक हो गया, दूसरा पारासिम्पैथेटिक। ये ऑटोनॉमिक है, क्योंकि हम लोग के बॉडी में बहुत सारा इनवॉलेंट्री फंक्शन हो रहा है। यस, जैसे गुड एग्जांपल अगर ले, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, जैसे हम लोग का आई है, तो आई में जो साइज ऑफ द प्यूपिल, ये डिटरमाइंड करता है आइरिस, आइरिस का मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है, यस, रिलैक्स होके आपके साइज ऑफ द प्यूपिल को कंट्रोल करेगा। जैसे अगर हम लोग डिस्टेंस दूर देखना चाहते हैं, इफ यू गोइंग टू बी द मोर डिस्टेंस ओवर देयर, या ब्राइट लाइट है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हम लोग का प्यूपिल का साइज, सॉरी ब्राइट लाइट नहीं, डीम लाइट, अगर हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस देखते हैं, दूर देखते हैं, या डीम लाइट है, उस टाइम में हम लोग का प्यूपिल का साइज क्या होता है, बड़ा होता है, यानी डायलेशन होता है इसका। और ये डायलेशन ऑफ द प्यूपिल जो करता है, यानी आइरिस, डायलेशन ऑफ द प्यूपिल, जो प्यूपिल का साइज को बढ़ाता है, वह करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसका काम है डायलेट करना, ये आपके अंदर में या मेरे कंट्रोल में नहीं है। अब हम डिस्टेंस देखना चाहें तो दूर देख रहे हैं, तो अब मेरा प्यूपिल का साइज बढ़े, उसके लिए हमको कोई एक्टिविटीज करना पड़ेगा, ऐसा हम लोग के कंट्रोल में नहीं है। लेकिन जब आप डिस्टेंस देखना शुरू कीजिएगा, तो आपका साइज ऑफ द प्यूपिल खुद इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, डीम लाइट होगा, खुद इंक्रीज हो जाएगा। ओके, तो इसमें हम लोग का इन्वॉल्वमेंट किसी भी तरह से वॉलेंट्री वेब में नहीं होता है, वह ऑटोमेटिकली हो जाता है, अपने आप वह कंट्रोल होता है कंडीशन के हिसाब से। ठीक है, पारासिम्पैथेटिक ठीक उसके अपोजिट फंक्शन में रहता है। जैसे अगर ब्राइट लाइट है, अब प्यूपिल का साइज बड़ा होगा, ज्यादा लाइट अंदर जाएगा, तो फिर क्या होगा, हम लोग के आई लेंस को डैमेज कर सकता है। इसलिए क्या होता है, जब ब्राइट लाइट होता है उस टाइम में प्यूपिल का साइज छोटा हो जाता है, या जब आप नजदीक में कोई भी चीज देख रहे हैं उस टाइम में भी आपका प्यूपिल का साइज क्या होगा, छोटा हो जाएगा। तो ये जो करता है, ये करता है पारासिम्पैथेटिक। तो ये जो होता है कॉन्ट्रैक्शन या रिडक्शन ऑफ द साइज ऑफ द प्यूपिल, प्यूपिल के साइज को छोटा करने का जो काम होता है वह करता है, दैट इज द वर्ड पारासिम्पैथेटिक। इसी तरह से बहुत सारा है, जैसे अगर व्हेन वी स्टार्ट टू रन फास्ट, यस, तो आपके कंट्रोल में ये नहीं है, जो हम फास्ट रन करें तो पहले अपना हार्ट बीट को बढ़ा लें, रेट ऑफ ब्रेथिंग को बढ़ा लें, तब दौड़े तो ज्यादा एनर्जी मिलेगा, ज्यादा फास्ट दौड़ पाएंगे, वैसा नहीं होता है। आप पहले दौड़ना शुरू कीजिएगा तो ऑटोमेटिकली आपका क्या होगा, रेट ऑफ द हार्ट बीट रेट जो होगा वह इंक्रीज हो जाएगा, वो सिंपैथेटिक करता है। लेकिन जब आपका रनिंग खत्म हो जाएगा, व्हेन यू आर गोइंग टू बी द टेक द रेस्ट ओवर देयर, अब उसी स्पीड में, जिस स्पीड में रेट ऑफ द हार्ट बीट था उसी में मेंटेन रह जाएगा, तो वो हम लोग के लिए एडवर्स इफेक्ट यानी निगेटिव इफेक्ट देगा अपने बॉडी पे। इसलिए अब पारासिम्पैथेटिक का काम क्या है,
उस जो इंक्रीज रेट है उसको रीस्टोर करके नॉर्मल स्पीड में ला देता है। इस तरह से बहुत सारा फंक्शन जो ऑटोमेटिकली हम लोग के बॉडी में होता है, वह ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इस सिंपैथेटिक और पारासिम्पैथेटिक से कंट्रोल करता है। ठीक है, क्लियर है दोनों में, सिंपैथेटिक एंड पारासिम्पैथेटिक। इसके बाद इसमें बहुत सारे डिफरेंस है, लेकिन उतना हम लोग को पढ़ना नहीं है तो क्यों जाए। एक है विसरल नर्वस सिस्टम, ये पारासिम्पैथेटिक के ही अंदर आता है, विसरल नर्वस सिस्टम, लेकिन ये भी इनवॉलेंट्री ही होता है, यानी हम लोग के कंट्रोल में ये नहीं होता है। यहां क्या होता है, विसरल नर्वस सिस्टम जैसे नाम है सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ये नर्व इंपल्स हम लोग के भीसरा यानी विसरल ऑर्गन, जैसे एलिमेंट्री कैनाल है, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, लीवर है, वो जो बॉडी कैविटी में जितना भी आपका ऑर्गन है उसको हम लोग कहते हैं विसरा या विसरल ऑर्गन। ठीक है, तो क्या है, जो वहां से ये नर्व इंपल्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम से विसरल ऑर्गन में देता है, और फिर विसरल ऑर्गन से वो इंफॉर्मेशन लेके अगेन इट विल बी द सीएनएस। ठीक है, तो ये जो दोनों ऑटोमेटिकली कंट्रोल होता है विसरल ऑर्गन में, इसको हम लोग लेते हैं अंडर द विसरल नर्वस सिस्टम। यस, तो विसरल नर्वस सिस्टम पीएनएस के अंदर ही आता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के ही अंदर होता है। ओके, ये भी नर्व्स का है, कंसिस्ट ऑफ द नर्व्स होता है, गैंग्लियन होता है, प्लेक्सस होता है, इस तरह से ये बना हुआ रहता है, गैंग्लियन, प्लेक्सस एटसेट्रा। ओके, इसको हम लोग कहते हैं विसरल नर्वस सिस्टम, ये होता है विसरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, इसके बाद नाउ इसका जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, जो कि आप लोगों को पता है, दैट इज द विच वन, न्यूरॉन। इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, या सीधा यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का ये यूनिट हम लोग कहते हैं न्यूरॉन को। न्यूरॉन में कुछ चीजें जैसे कैरेक्टरिस्टिक अगर बात करेंगे तो दिस इज द लॉन्गेस्ट सेल, ये लॉन्गेस्ट सेल है, लार्जेस्ट सेल नहीं, लॉन्गेस्ट सेल। इवन कुछ न्यूरॉन का जो लेंथ होता है वो 1 मीटर भी हो जाता है, 1 मीटर से ज्यादा भी हो जाता है, लॉन्गेस्ट सेल है ये, राइट। ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट सेल पता ही होगा, दैट इज द फीमेल गैमिट ओवम, और स्मॉलेस्ट सेल जो होता है वो मेल गैमिट होता है, स्पर्मेटोजोआ। और न्यूरॉन जो होता है ये लॉन्गेस्ट सेल होता है। ओके, अब ये न्यूरॉन इट नेवर अंडरगोज द सेल डिवीजन, ये सेल डिवीजन नहीं करता है, डजंट अंडरगो सेल डिवीजन। इसीलिए क्या होता है, ये सेल डिवीजन नहीं होता है, कहने का मतलब है ये ओल्ड एंड डेड होता है तो इसका रिप्लेसमेंट नहीं होता है। यस, जैसे हम लोग कॉमनली समझ रहे हैं, जो अपने बॉडी में हमेशा क्या होता है, ओल्ड एंड डेड सेल का रिप्लेसमेंट होता है, लेकिन न्यूरॉन का नहीं होता है। क्योंकि ये सेल डिवीजन ही नहीं कर पाता है, कारण है ऑब्सेंस ऑफ द सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, इसीलिए ये सेल डिवीजन नहीं कर पाता है। दैट्स वाई किसी भी ह्यूमन का, किसी का भी अगर नर्वस सिस्टम डैमेज होता है, जैसे कॉमन है हम लोग के सराउंडिंग में पैरालिसिस, नहीं तो पैरालिसिस में क्या होता है, कोलैप्स ऑफ द नर्वस सिस्टम, कोई ना कोई ब्रेकिंग ऑफ द नर्वस सिस्टम हो जाता है। तो अगर किसी को पैरालिसिस हो गया, पैरालाइज्ड हो गया, तो वैसे में क्या होता है, पैरालाइज्ड जब हो गया तो वहां पे किसी भी टाइप का वह सेल रिप्लेस नहीं होगा। इसीलिए एक बार जब पैरालिसिस हो जाता है, कोई भी नर्वस सिस्टम का ब्रेकडाउन हो जाता है, तो वहां पे पहले जैसा एक्टिविटीज रिटर्न नहीं आता है। ठीक है, हम लोग एक्सरसाइज से, फिजियोथेरेपी से बहुत सारा कंट्रोल कर लेते हैं, नो मैटर, यस, लेकिन वह पहले वाला जो सेंस होता है, पहले वाला जो स्ट्रेंथ होता है, वह आना मुश्किल है, क्योंकि जो ब्रेक हो गया उसका फिर रिप्लेसमेंट नहीं होता है। एक और सेल टिश्यू है जो कि यही करता है। ओके, अगर आपको मालूम है तो कमेंट कीजिए, नहीं तो आगे वीडियो बनाएंगे, वहां पे हम लोग इसको
डिस्कस करेंगे हिस्टोलॉजी में। ठीक है, तो ये है न्यूरॉन को। यस, इफ यू सी द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन, चलिए इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं कैसा होता है, जिससे बहुत सारा क्वेश्चन भी बनता है। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, बहुत सारा क्वेश्चन बनता है इसमें से। ये कॉमन है, वैसे नीट में तो डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आपको नहीं बोलेगा, लेकिन डायग्राम ड्रॉ करके उससे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नहीं? चलिए, जो कुछ कहता है, न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर होता है इसमें तीन चीज होता है। एक सेल बॉडी, साइटोन कहते हैं, डेंड्रॉन कहते हैं एंड एक्सॉन कहते हैं। ठीक है, तीन स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होता है। बहुत ज्यादा डिटेल नहीं कर रहे हैं हम लोग को, स्ट्रक्चर खाली समझ जाना है और उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो बार बार आता है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। दैट इज द थिंग्स। ठीक है, चलिए इसमें होता है क्या, क्या बोले, तीन पार्ट का बनता है। थ्री पार्ट्स होता है, थ्री लेयर्स होता है इसमें, या सॉरी थ्री पार्ट्स होता है, लेयर नहीं, थ्री पार्ट्स होता है इसमें। एक जो ये छोटा छोटा प्रोजेक्शंस का निकला हुआ ये स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर जो देखते हैं हम लोग, इसको कहा जाता है सेल बॉडी। याद रखिएगा, सेल बॉडी, या इसी का नाम है साइटोन, या इसी का नाम है कैरियन। ठीक है, तीन स्ट्रक्चर होता है। एक जो आपको चारों तरफ से छोटा छोटा प्रोजेक्शंस निकला हुआ रहता है, स्टार शेप दिखता है, वो होता है सेल बॉडी और साइटोन, या इसको हम लोग कहते हैं कैरियन। इसमें से जो ब्रांचेस निकला हुआ है, इस ब्रांच को हम लोग कहते हैं, दैट इज द वर्ड डेंड्रॉन। ये जो ब्रांच है इसको कहा जाता है डेंड्रॉन। ठीक है, डेंड्रॉन का नंबर वैरी करता है, ये डिपेंड करता है किस टाइप का न्यूरॉन है। आगे चल के हम लोग टाइप्स ऑफ द न्यूरॉन पढ़ेंगे, तो डेंड्रॉन का नंबर वैरी करता है। ओके, इस डेंड्रॉन में का फिर इसमें से ब्रांचेस, फाइन ब्रांचेस निकलता है, जिसको हम लोग कहते हैं डेंड्राइट्स। राइट, फाइन ब्रांचेस निकलता है ऑफ द डेंड्रॉन, इसको कहा जाता है डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स में भी ब्रांचेज होता है, लेकिन वो आपको एनसीईआरटी में नहीं है तो छोड़ दीजिए, उतना हम लोग को नहीं जानना है। डेंड्राइट्स, ठीक है, तो डेंड्रॉन है, ये डेंड्रॉन से फाइन ब्रांचेज जो निकला वो हो गया डेंड्राइट्स। ये हो गया सेल बॉडी, इसी सेल बॉडी में होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस यही होता है। साथ में सेल बॉडी और डेंड्रॉन में जो साइटोप्लाज्म जाता है वह एक खास ग्रैनुलर स्ट्रक्चर, दाना दाना जैसा स्ट्रक्चर कंटेन करता है, जिसका नाम देते हम लोग नीजल्स ग्रैन्यूल। ये जो बनाए हुए हैं, ये जो रिप्रेजेंट किए हम लोग
ये है नीजल्स ग्रैन्युल, याद रखिएगा, बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से आता है। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं ये है क्या नीजल्स ग्रैन्युल। इसको कहा जाता है नीजल्स ग्रैन्युल, ठीक है। लेकिन ये जो मिलता है ये सेल बॉडी और डेंड्रॉन में जाता है ये, राइट। लेकिन उसी न्यूरॉन से क्या होता है, वन ऑफ द डेंड्रॉन ही जो होता है वो लॉन्गर एंड थीनर हो जाता है। याद रखिएगा ये थीन होता है, लॉन्गर एंड थीनर हो जाता है, इसको कहा जाता है एक्सॉन। और ये एक्सॉन किसी भी न्यूरॉन में एक ही होता है, ये एक से ज्यादा नहीं हो सकता है। डेंड्रॉन ज्यादा हो सकता है, यस, एक हो सकता है, नहीं हो सकता है वो, ठीक है। लेकिन एक्सॉन एक ही होगा, किसी भी न्यूरॉन में एक्सॉन एक ही होता है। तो तीन पार्ट जो बोले वो तीन पार्ट यही है, सेल बॉडी है, डेंड्रॉन है एंड एक्सॉन है, ठीक है। और इस एक्सॉन में जो साइटोप्लाज्म आता है उस साइटोप्लाज्म में आपको नीजल्स ग्रैन्युल नहीं मिलेगा, डेंड्रॉन में मिलेगा, लेकिन एक्सॉन जो होता है उसमें नीजल्स ग्रैन्युल नहीं होता है, ओके। इसके बाद इसमें अगर हम लोग देखते हैं ये डेंड्रॉन एंड डेंड्राइट्स, ये जो कैरी करता है नर्व इंपल्स ये टुवर्ड्स द सेल बॉडी, और ये कैरी करता है अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। इज इट क्लियर? सो डेंड्राइट्स एंड डेंड्रॉन कैरिंग द नर्व इंपल्स टुवर्ड्स द सेल बॉडी, और एक्सॉन जो होता है ये कैरी करता है नर्व इंपल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, ओके। न्यूरॉन का जो ये एक्सॉन है इसके ऊपर क्या होता है, एक पार्टिकुलर टाइप का सेल इसको रैपिंग किया जाता है, और वो जो सेल रैपिंग किया जाता है उसको कहते हैं हम लोग स्वान सेल, इसका नाम है स्वान सेल। लेकिन इस स्वान सेल के बीच में आपको गैप मिलेगा, ये स्वान सेल है और ये स्वान सेल है। इसमें अगर हम लोग न्यूक्लियस भी दे दें, नो मैटर, न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म होगा, दैट इज द, ये जो स्वान सेल होता है तो दो स्वान सेल के बीच में आपको गैप मिलेगा, ठीक है। और ये जो गैप मिलता है देयर इज द, इसके बीच में आपको गैप मिलेगा, तो ये जो गैप होता है इसको कहा गया नोड ऑफ रैनवियर, इसको नाम देते हम लोग नोड ऑफ रैनवियर, ठीक है। तो एक्सॉन रैप्ड होता है बाय द वर्ड स्वान सेल, और उस दो स्वान सेल के बीच में जो गैप होता है उसको कहा जाता है नोड ऑफ रैनवियर। दो स्वान सेल के बीच में जो गैप है उसका नाम दिया नोड ऑफ रैनवियर। अब क्या होता है इसमें स्वान सेल के अंदर में यहां पे एक लेयर ये बन भी सकता है नहीं भी बन सकता है। ये क्या होता है, ये जब स्वान सेल रैपनिंग करता है तो एक फैट का लेयर अंदर में बन जाता है, वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अभी तक जितना स्ट्रक्चर हम लोग पढ़े उसमें क्या बोल रहे हैं, जो भी न्यूरॉन होगा एक्सॉन एक ही होगा, डेंड्रॉन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, जैसे आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ द न्यूरॉन तो हो सकता है उसमें डेंड्रॉन ना हो, लेकिन कॉमनली डेंड्रॉन होता है, सेल बॉडी और साइटोन होता है, एक्सॉन होता है, ठीक है। लेकिन अब फिर ये जो एक स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ रहे हैं वो है लेयर ऑफ द फैट, यस। और ये स्वान सेल के अंदर जो है वहीं पे फैट का जो ये लेयर होता है इसको हम लोग माइलिनेटेड शीथ कहते हैं, ये फैट का लेयर होता है माइलिनेटेड शीथ, या फिर इसको हम लोग कहते हैं मेडुलरी शीथ, मेडुलरी शीथ, ठीक है। ये मेडुलरी शीथ माइलिनेटेड शीथ एकदम जरूरी नहीं है जो प्रेजेंट ही होगा, वो नहीं भी हो सकता है। अगर प्रेजेंट है तो ऐसे नर्व फाइबर्स को हम लोग कहते हैं माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स, ठीक है। और अगर माइलिनेटेड शीथ नहीं है तो वह है नॉन माइलिनेटेड। लेकिन नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ये जो नोड ऑफ रैनवियर बनता है यहां पे क्या ब्रेक होता है क्या नहीं रहता है, तो वह है माइलिनेटेड शीथ। नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है और कम्युनिटी में भी मैं डालूंगा, यस, इसलिए देखिए, और कम्युनिटी में भी देंगे, ये एकदम प्योर क्वेश्चन है। जो माइलिनेटेड शीथ जो होता है वो जो नोड ऑफ रैनवियर होता है वहां पे प्रेजेंट नहीं होता है, सेल ऑफ स्वान के अंदर होता है, क्योंकि सेल ऑफ स्वान के ही रैपनिंग से वो बनता है, इसीलिए उस दो सेल ऑफ स्वान के बीच में जो गैप बनता है नोड ऑफ रैनवियर वहां पे ये नहीं होता है। ये एक्सॉन का जो मेम्ब्रेन है इसको हम लोग कहते हैं एक्सोलेमा,
एक्सोलेमा, और इसमें जो साइटोप्लाज्म होता है उसको हम लोग कहते हैं एक्सोप्लाज्म। ठीक है। डेंड्रॉन के जब सॉरी ये एक्सॉन के जब लास्ट में आएंगे तो यहां आपको नोब लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा। यस, इसको हम लोग कहते हैं सिनेप्टिक नोब या प्री सिनेप्टिक नोब। प्री सिनेप्टिक नोब जो आगे पढ़ेंगे, इसमें प्री सिनेप्टिक नोब में एक वेजिकल होता है और उस वेजिकल में न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसको कहते हैं हम लोग एसिटाइल कोलिन। न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसको कहते हैं हम लोग एसिटाइल कोलिन। ये न्यूरोट्रांसमीटर है। कहने का मतलब है ये वह केमिकल है जो नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन में नर्व इंपल्स क्रिएट कर सकता है। तो ऐसे केमिकल को हम लोग न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। तो वहां पे जो प्री सिनेप्टिक नोब होता है, लास्ट में ये पॉइंटेड नहीं होता है, सोलेन होता है, डेंड्राइट्स भी होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं प्री सिनेप्टिक नोब। और वहां पे वेजिकल है, ये कुछ पैकेट्स है, जिस पैकेट में क्या है केमिकल्स रखा हुआ है, न्यूरोट्रांसमीटर है, जिसको नाम देते हम लोग एसिटाइल कोलिन। डेंड्राइट्स में भी आइएगा तो यहां भी वैसे ही सोलेन स्ट्रक्चर मिलेगा। इसको हम लोग पोस्ट सिनेप्टिक नोब कहते हैं। एक्सॉन में जो है वह प्री सिनेप्टिक नोब है और यहां जो होता है ये है पोस्ट सिनेप्टिक नोब। पोस्ट सिनेप्टिक नोब। ठीक है, ये है स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन। इतना आपके एनसीईआरटी बुक में है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन भी शायद नहीं होना चाहिए। अभी तक जो हम देखते हैं उसमें से बाहर का नहीं आता है। ठीक है, अब इसका अगर हम लोग टाइप्स लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोजेक्शन, अगर इसका टाइप्स लेते हैं तो जो हम लोग ड्रॉ किए थे उसको कहते हैं हम लोग मल्टीपोलार न्यूरॉन। मल्टीपोलार न्यूरॉन, इसमें क्या होता है एक्सॉन ओनली वन, लेकिन डेंड्रॉन टू और मोर देन टू। ओके, इसमें एक्सॉन तो बताया ऑलरेडी, किसी में भी ओनली वन होता है, लेकिन इसमें डेंड्रॉन जो होगा वह टू और मोर देन टू होगा। टू और मोर देन टू होगा। ठीक है, एक होता है बाइपोलर न्यूरॉन। बाइपोलर न्यूरॉन, इसमें एक्सॉन भी एक ही होगा वन, एंड डेंड्रॉन भी एक ही होगा। ठीक है, ये हम लोग के आई में मिलता है खास, और मल्टीपोलर तो सभी जगह पे है, लेकिन ये आपको आई में मिलता है। दैट इज द विच वन, बाइपोलर न्यूरॉन, जिसमें एक ही डेंड्रॉन है और एक ही एक्सॉन है। ये सेल बॉडी है तो एक डेंड्रॉन है और एक एक्सॉन है। यहाँ पे क्या होता है, डेंड्रॉन डेंड्राइट्स कैरिंग द मैसेज टुवर्ड्स द सेल बॉडी, एक्सॉन कैरिंग द अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। ठीक है, एक होता है यूनिपोलर जो कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, इसमें एक ही होता है, और वह क्या होता है, दैट इज द एक ही प्रोसेस होता है, वह है एक्सॉन। देयर इज नो डेंड्रॉन, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाया जाता है। इसलिए बोले थे, याद कीजिए, जो एक्सॉन सभी न्यूरॉन में होता है, डेंड्रॉन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। कहने का मतलब जैसे इसमें नहीं होता है। ठीक है, ये हो गया टाइप्स ऑफ द न्यूरॉन और स्ट्रक्चर, इतना ही आपको पढ़ना है। इसके बाद नर्वस कोऑर्डिनेशन में फिर हम लोग को नर्व ट्रांसमिशन कैसे होता है वह पढ़ना है। नेक्स्ट वीडियो में उसको लेके आ रहे हैं। ये बोर्ड में जो भी लिख रहे हैं इसका पीडीएफ बन के लिंक में, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, टेलीग्राम में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां पे कीजिएगा तो आपको इसका पीडीएफ भी वहां मिल जाएगा। किसी भी टाइप का जो इंफॉर्मेशन है वो भी आपको वहां पे हम लोग रिलीज करते रहते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन। और इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए कम्युनिटी में, आंसर देते रहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।